वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 10th के साइंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्लास 10th में हमारा साइंस का चैप्टर चल रहा था धातु एवं अधातु। आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट को बनाने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके और आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़िए ताकि आप अच्छे नोट्स बना सकें और आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना सकें। आप हमारे विशेष बैच से जुड़ने के लिए 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। ओके, स्पेशल बैच में, विशेष बैच में आपको स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे और आपके स्पेशल टेस्ट भी लिए जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस को बार बार समय समय पर जज किया जाएगा और जहाँ पर कमियाँ होंगी उन कमियों को दूर कर आगे परफॉर्मेंस बढ़ाई जाएगी। ओके, आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है धातुओं का निष्कर्षण। बड़ा अच्छा पॉइंट है, डीपली पॉइंट है और एक बार अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लें क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो हम एक एक करके बार बार सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास क्या आता है, एस्क आता है। एस्क और खनिज के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। एस्क आपका वो पदार्थ होता है जिसमें से आप किसी भी धातु को उचित मात्रा में निकाल सकते हैं, जबकि खनिज आपका वो पदार्थ होता है जिसमें कोई मात्रा किसी न किसी पदार्थ की होती है और आप उससे कुछ भी निश्चित मात्रा में नहीं निकाल सकते। आइए चलते हैं। तो आप एस्क से धातु को कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको क्या करना होता है, सांद्रण करना होता है। सांद्रण, इसके बारे में हम विशेष तौर पर पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। सांद्रण किस किस तरीके से आप किस किस का करेंगे, उसके बाद क्या होगा उसके बारे में देखिए। आपके पास 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। एक तो आपकी उच्च अभिक्रियाशील यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, दूसरी आपकी होती है मध्यम अभिक्रियाशील यानी उनसे कम, और सबसे थर्ड वाली होती है आपकी कम क्रियाशील जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसके आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं गोल्ड, इसका आपका एजी सिल्वर भी कम होता है और इसका आप मरकरी, बहुत सी हैं जो आपकी है ना से धातु है यहाँ पे क्या है, कम क्रियाशील है। ओके, आइए आगे चलते हैं। तो एक हमारा मध्यम अभिक्रियाशील यानी इससे कुछ थोड़ी ज़्यादा होगी और उच्च जो सबसे ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिए, अगर आप उच्च अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे और अपघटन करने के बाद आप धातु प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध धातु मिल जाएगी आपको। और अगर मध्यम की बात करें तो मध्यम हमारे पास एक तो कार्बोनेट एस्क के रूप में पाई जाती है, एक दूसरी किसके रूप में पाई जाती है, सल्फाइड एस्क के रूप में पाई जाती है। अगर आप इन दोनों का क्या करना चाहते हैं, निष्कर्षण करना चाहते हैं, तो आप या तो निस्तापन करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। ये दोनों पॉइंट 10th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आप क्या करेंगे, अगर कार्बोनेट एस्क है तो उसका निस्तापन करेंगे और अगर सल्फाइड एस्क है तो उसका आप भर्जन करेंगे। तो आपकी जो धातु होगी वो ऑक्साइड अवस्था में चली जाएगी। क्या बन जाएगा, उसका ऑक्साइड बन जाएगा और जो आपका ऑक्साइड होगा उसका आप आसानी से शोधन कर लेंगे। तो आप ध्यान से समझिए, आप इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इस लाइन को क्रॉस करने वाले हैं। ये लाइन कौन से वाली है, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में, कार्बोनेट एस्क का और सल्फाइड एस्क का निष्कर्षण के बारे में, निस्तापन और भर्जन के बारे में, धातु ऑक्साइड के बारे में, शोधन के बारे में। कम अभिक्रियाशील तो आपकी इतनी कम अभिक्रियाशील होती हैं कि आप उनको क्या करेंगे, सिर्फ गलाकर एकदम से शुद्ध अवस्था में सल्फाइड एस्क प्राप्त कर लेंगे, फिर भर्जन कर लेंगे और सिर्फ धातु प्राप्त कर लेंगे। बहुत बार तो आपको सिर्फ गलित अवस्था में लाकर ही आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। आइए पहले चलते हैं हम सांद्रण के बारे में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सांद्रण कवर करेंगे और सांद्रण आपका किस किस प्रकार का होता है उसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए देखते हैं सांद्रण। तो सांद्रण आपका क्या होता है, तो पहले हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा होता है, मान लो आपने कहीं यहाँ पर खान देखी, किसी एक एस्क की खान देखी, तो फिर आप क्या करेंगे, खान को क्या करेंगे, ट्रकों में वाहनों से लोड करके क्या करेंगे, किसी एक रिफाइनरी तक ले जाएंगे। रिफाइनरी मतलब फैक्ट्री तक लेकर आएंगे। फैक्ट्री तक लाने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग है ना फैक्ट्री में लाकर इसको पहले क्या करेंगे, पीसेंगे और इसको धोएंगे। तो पीसना के बाद धोना, छोटी छोटी अशुद्धियाँ, मिट्टी वगैरह की अशुद्धियाँ दूर करने की प्रक्रिया आपकी क्या होगी, सांद्रण होगी। तो वो आपकी क्या होगी, सांद्रण होगी। अब सांद्रण आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो सांद्रण पहले आप द्रव चालित धुलाई से कर सकते हैं, दूसरा फैन प्लवन विधि से कर सकते हैं, तीसरा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि से कर सकते हैं और चौथा रासायनिक पृथक्करण विधि से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, द्रव चालित धुलाई के बारे में।
ओके, तो इसके बारे में हम देखते हैं कैसे इसमें धुलाई होती है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक आप लोगों ने क्रेशर वगैरह पर देखा होगा, तो हम ऐसे क्या करते हैं, एक पटा लगा लेते हैं और इस पे पट्टे पे क्या कर लेते हैं, इधर से होपर के द्वारा, होजी के द्वारा इस पर माल डाल देते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक प्रेशर वाला पानी ले लेते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ से माल ऊपर जाता रहता है और यहाँ पर फिर क्या होगा, उस पर प्रेशर का पानी लगेगा। प्रेशर का पानी क्या करेगा, उसके कणों को धोकर नीचे डाल देगा। जो मिट्टी होगी आपकी साइड में बहकर नीचे चली जाएगी, पट्टे के द्वारा नीचे चली जाएगी और जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा वो आपका यहाँ पर ढेर होता रहेगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कोरसेंट। कोरसेंट आपका इसी तरीके से साफ होता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनकर आता है, ताकि सीमेंट उसकी अच्छी से पकड़ कर सके। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका सीमेंट होता है वो मिट्टी पर पकड़ नहीं जमाता है। तो जब आप मिट्टी पर पकड़ नहीं करता है तो आप प्रेशर के द्वारा, पानी के प्रेशर के द्वारा कोरसेंट के अंदर से मिट्टी के कण निकाल देते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सांद्रण कहलाती है। तो सांद्रण आप समझ गए होंगे। दर चालित धुलाई से आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ से है ना पानी का प्रेशर मारकर और साफ साफ प्राप्त कर लेंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फेन पलवन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है, तो आप ध्यान दीजिए इस पर भी। फेन पलवन विधि में आपका क्या होता है, फेन पलवन विधि में हम क्या कर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन होता है, पात्र होता है हमारे पास। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सारे के सारे एस्क को डाल लेते हैं। जितना भी आपका एस्क होगा उसको उसमें डाल लेते हैं। डालने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम एक पाइप डालते हैं, जिससे ताकि हम इसको वायु दे सके। पाइप डालने के बाद उसके अंदर एक फिरकी लगी होती है और ये फिरकियाँ क्या करती है, इसको घुमाने का कार्य करते हैं। जिस प्रकार आप लस्सी बुलाते हैं, लस्सी बुलाने में आप क्या करते हैं, फिरकी लेते हैं। आजकल मशीन भी चल रही है उसकी, तो वो घुमाने का कार्य करती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, वायु मिलेगी। और जो आपका एस्क होगा, पिसा हुआ एस्क, और उसमें क्या करेंगे, चीड़ का तेल डाल लेंगे और थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे। फिर क्या होगा, ये फिरकी घुमाएंगे। घुमाने के बाद जो झाग होगा, झाग के साथ आपका सल्फाइड एस्क ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। और जो अशुद्धियाँ होंगी, जो बेकार पार्टिकल्स होंगे, वो आपके नीचे चले जाएंगे। तो जो आपका ऊपर वाला पदार्थ होगा, जो आपका शुद्ध पदार्थ होगा, जैसे लस्सी से घी निकल कर आता है, तो इस शुद्ध पदार्थ को हम एस्क को अलग नितार कर या छान कर अलग कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है, फेन पलवन विधि होती है। इस प्रक्रिया में आप लोग याद रखिए, इसमें आपका या तो यूकेलिप्टिस का तेल मिलाया जाता है या फिर चीड़ का तेल मिलाया जाता है। किसका, यूकेलिप्टिस का या फिर चीड़ का ऑयल मिलाया जाता है, ताकि आपका जो एस्क है वो छान कर ऊपर आ जाए। ओके, आइए नेक्स्ट विधि की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो रोलर लगे रहते हैं, ऐसे दो रोलर लगे रहते हैं और इन पर एक पट्टा लगा रहता है। इनमें एक रोलर आपका किसका होता है, चुंबक का होता है। तो यहाँ पर आपकी होजी होती है, तो होजी आपका क्या करती है, होपर होता है, होपर को होजी बोलते हैं। यहाँ से आपका माल इस पर डलता है। तो इसमें आपका वही पदार्थ अलग हो सकता है जो आपका चुंबकीय है, क्योंकि चुंबक के कारण, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि के कारण आपका चुंबकीय अयस्क ही अलग हो सकता है। जैसे लोहे का अयस्क, निकिल का अयस्क, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका माल इधर से इधर आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आपका यहाँ पर डलेगा। यहाँ पर तो आपका क्या गिरेगा, वेस्ट मटेरियल, जो आपका चुंबक के कारण नहीं चिपक सकता है, वो तो आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और जो चुंबक पर चिपकेगा तो वो थोड़ा सा इससे हटकर दूर गिरेगा, क्योंकि वो चुंबक के साथ चिपक कर थोड़ा आगे चलेगा। तो आगे चलने के बाद आपका जो पदार्थ होगा वो यहाँ पर आकर गिरेगा। तो ये जो आपकी प्रक्रिया है, ये आपकी कौन सी, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। बेसिकली बहुत अच्छी है, लेकिन ये सिर्फ किस में यूज होती है, चुंबक के पदार्थ के बारे में ही यूज कर सकते हैं। जैसे आपका लोहा हुआ, Fe हुआ, Cu, कोबाल्ट हुआ, CO, ये सब आपके जो लोहे पर चिपक सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पदार्थों में क्या होती है, ये यूज हो सकती है। आइए नेक्स्ट विधि देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी रासायनिक प्रक्रम। रासायनिक प्रक्रम विधि आपकी ऐसी है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जैसे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमारे पास अलग नहीं हो पाते, आप उनको क्या कर लेते हैं, एक बीकर में डाल लेते हैं। डालने के बाद उनमें विशेष पदार्थ डाल देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप लोगों ने कपड़ा देखा हो, कपड़े पर जब दाग लग जाते हैं तो दाग उससे अलग नहीं हो पाते, तो कैसे अलग करते हैं, थोड़ा सा पेट्रोल या मिट्टी का ऑयल डाल लेते हैं। तो वो क्या कर लेते हैं, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करने के बाद वो उसको क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अशुद्धियाँ दूर करने का तरीका जो रासायनिक प्रक्रम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऐसे पदार्थ मिलाते हैं ताकि उसको हम अलग कर सके। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होगी, रासायनिक पृथक्करण विधि। बेसिकली ये हमारे 10th क्लास में नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। और जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है, फेन पलवन विधि
और ये आपकी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि 10वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कवर करें। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।